स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फ्रिक्शन वाले चैप्टर से ही आपका नेक्स्ट टॉपिक लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, हमने तीन टाइप के पिछले वीडियो के अंदर तीन टाइप के फ्रिक्शन हमने स्टार्ट किया था आपके पास, स्टैटिक, लिमिटिंग एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो के अंदर हम शुरू करने जा रहे हैं लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो इनके लॉज को अच्छी तरह से समझिए आप। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं, ये हमारे पास कोई भी एक मान लो जनरली एक सरफेस हो गई और यहां पर हमने कोई भी एक ब्लॉक प्लेस कर रखा है, एम मास का ब्लॉक है। ठीक है, इसको प्लेस कर दिया। अब यहां इसको इस साइड में ऐसे पुश किया मैंने, ये इधर अप्लाइड फोर्स हो गया, इसको P से रिप्रेजेंट कर देता हूं। ठीक है, अप्लाइड फोर्स। तो जिधर ब्लॉक आपका मूव करेगा, इस साइड में ब्लॉक आपका मूव करेगा, तो इसकी नेट अपोजिट डायरेक्शन में आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा। ठीक है, ये हमने पीछे वीडियो में पढ़ा भी था। इसके अलावा इस ब्लॉक का वेट पूरा mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में और इसका नॉर्मल रिएक्शन ठीक वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है। तो सबसे पहली बात फर्स्ट लॉ की बात करते हैं। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है इसका कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन, कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नॉर्मल रिएक्शन। देखो जैसे ये हमारे पास आपके पास सपोज करते हैं 10 kg का ब्लॉक है, 10 से आपने वेट बढ़ाया 20 kg कर दिया। ठीक है, तो उस केस में वेट बढ़ेगा तो नॉर्मल रिएक्शन भी बढ़ेगी। ठीक है, तो उस केस में आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो भी बढ़ जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो भी आपका इंक्रीज होगा, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इंक्रीज हो रहा है, इट मींस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, आई बात समझ में। तो सबसे पहला आपका मतलब कहने का अर्थ यह है कि जैसे जैसे आपका वेट बढ़ेगा, ठीक है, तो आपका नॉर्मल रिएक्शन बढ़ेगा, और नॉर्मल रिएक्शन बढ़ेगा यहां से, तो उतना ही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आपको ज्यादा लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नॉर्मल रिएक्शन के। ठीक है, चलिए सेकंड लॉ पे आते हैं। सेकंड लॉ यहां पर क्या कहता है इसका कि जो डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स इज अपोजिट टू मोशन। मान लो आपने बॉडी का मोशन करवाया इस साइड में, ठीक है, तो ये जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा इसकी डायरेक्शन कहां होगी, इस साइड में होगी, मोशन से बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, चलिए उसके बाद तीसरा लॉ क्या कहता है, ये इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट ऑन एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, दो सरफेस के बीच में यहां पर जो कॉन्टैक्ट होने लग रहे हैं इसके ऊपर ये इंडिपेंडेंट है। आपको जनरली एक बताते हैं, जैसे ये हमारे पास कोई भी दो ब्लॉक ले लिए हमने, एक ब्लॉक ये हो गया, इसी के साथ एक ब्लॉक ये है अटैच। ठीक है, यहां पर हमारे पास पुली है, इस पुली से होता हुआ ये आपके पास इधर वेट सस्पेंड कर दिया आपने। ठीक है, ये पेन के अंदर कुछ वेट प्लेस कर दिया। ये दोनों ब्लॉक की पोजीशन अब फिलहाल सरफेस के ऊपर इस टाइप से है। ठीक है, सिमिलरली केस यहां पर लेके चलता हूं, ये सरफेस हो गई। अब यहां पर दोनों ब्लॉक को प्लेस कर दिया आपने, बिल्कुल ये दोनों ब्लॉक थे आपके पास, सेम ब्लॉक है, दोनों ब्लॉक को अब मैंने बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर प्लेस कर दिया। ठीक है, यहां पर वही सेम पुली, सब कुछ सेम, और जब यहां पर मैं वेट को प्लेस करता हूं तो यहां से ये इसका मोशन होगा इस साइड में। ठीक है, तो यहां पर आपको रिजल्ट क्या मिलता है, यहां रिजल्ट ये मिलता है कि दोनों केसेस में जब ब्लॉक आपके पास सरफेस के टच में है, दोनों ब्लॉक, और या एक सिंगल ब्लॉक आपके पास सरफेस के टच में है, तो दोनों केसेस में यहां पर जो हम वेट प्लेस करते हैं, दोनों केसेस में यहां पर आपका सेम वेट प्लेस किया जाता है, इनके यहां से लेकर यहां तक के मोशन में। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ क्योंकि यहां पर क्या है, एरिया ऑफ कांटेक्ट ज्यादा है और यहां पर एरिया ऑफ कांटेक्ट कम है। अब एक्चुअली में अगर देखा जाए कि अगर ये एरिया ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड करता तो यहां पर आपको ज्यादा वेट प्लेस करना पड़ता। ठीक है, इसको यहां से यहां तक डिस्प्लेस करने में, समझ में आई बात नहीं। और यहां पर क्या है, एरिया ऑफ कांटेक्ट कम है तो यहां पर कम वेट प्लेस करना पड़ता। एक्चुअली में यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है, ये एरिया ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, साइकिल के अंदर जो ब्रेक होते हैं ना, ब्रेक छोटे वाले,
अब उनका साइज आपसे इतना कीजिए या इतना कीजिए, मतलब कितना भी साइज कर लीजिए, ब्रेक जो लगेंगे वो इक्वल ही इफेक्टिव होंगे। ऐसा नहीं कि अगर आपने जो साइकिल के जो ब्रेक हम उसके अंदर छोटे जो गुटके लेके चलते हैं, जो साइकिल की रिम के साथ में उसके साथ टायर के साथ अटैच होते हैं, अगर उनका साइज मैं बड़ा लेके चलूं या छोटा लेके चलूं, ब्रेक सेम इफेक्टिव होंगे। ऐसा नहीं कि बड़े लेने से ब्रेक जल्दी लग जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये इंडिपेंडेंट है एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट के ऊपर। ठीक है, और लास्ट एंड फोर्थ लॉ क्या कहती है आपके पास इसके अंदर, पहली थी आपके पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डायरेक्टली हो गया, दूसरा मोशन से अपोजिट होती है, तीसरा आपके पास इंडिपेंडेंट है एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पे, और फोर्थ आता है डिपेंड ऑन द सरफेस, डिपेंड ऑन द सरफेस, सरफेस, सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट। ये जो सरफेस, ये ब्लॉक हमने ले रखा है यहां पर, ये सरफेस ले रखी है, ये हमने इसके ऊपर प्लेस कर रखा है। तो ये सरफेस कैसी है हमारी, बिल्कुल रफ सरफेस है या स्मूथ सरफेस है। अगर सरफेस बिल्कुल रफ है तो फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा, अगर स्मूथ है तो कम लगेगा फ्रिक्शन। ठीक है, आई बात समझ में, क्लियर है? तो अब यहां पर आता है आपके पास, ये डिपेंड करता है सरफेस के ऊपर। ठीक है, लेकिन कई बार उल्टा भी हो जाता है। मान लो जैसे आपके पास ये बिल्कुल एक रफ सरफेस थी, ठीक है, अब यहां पर हमने बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा पॉलिश कर दी। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है ना, फोर्स ऑफ एडेसिव जो फोर्स है ना वो बढ़ जाता है, और उसकी वजह से उल्टा प्रोसेस हो जाता है। हम फ्रिक्शन को घटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहां पर उल्टा हो जाता है, यहां पर फ्रिक्शन आपका बढ़ जाता है। ठीक है, समझ में आई बात? इसको कोल्ड व्यू के नाम से बोलते हैं। तो यहां पर उल्टा चक्कर हो जाता है, यहां पर फ्रिक्शन आपका इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, क्योंकि एडेसिव फोर्स है वो आपका बढ़ जाएगा। समझ गए बात को? आप देखा जनरल आप मूव करते हैं, मान लो बिल्कुल बहुत ज्यादा रफ सरफेस थी, आप वहां पर आपने ऑयल या ग्रीस डाल दी। अब ग्रीस जब वहां पर बहुत ज्यादा एक परत सी बिछा देते हैं, तो उस केस में एडेसिव फोर्स ज्यादा लग जाता है और फ्रिक्शन बढ़ जाता है, हमारे पैर ऐसे चिपक जाते हैं, उठते ही नहीं है वहां से। ठीक है, तो उस केस में आपका फ्रिक्शन बढ़ जाएगा। समझ गए बात को? तो ये था आपके पास जनरली हमने डिस्कस किया लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन के बारे में। इसके हमने बताया था इससे पहले कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो आपका एक सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन होता है। ठीक है, वो सिर्फ मतलब सेल्फ एडजस्ट होता है। एक एग्जांपल लेके समझाता हूं आपको कैसे सेल्फ एडजस्टिंग होता है, ध्यान दीजिए। जैसे ये हमारे पास कोई भी सरफेस हो गई, यहां पर ये हमने एक ब्लॉक प्लेस कर रखा है। ठीक है, मैंने यहां पर लगाया मान लो 8 न्यूटन फोर्स अप्लाइड कर दिया। ठीक है, यहां आपका ब्लॉक था आपका 3 kg का, 3 kg का ब्लॉक है ये। ठीक है, और यहां पर सरफेस और ब्लॉक के बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है वो है आपका 0.2। समझ में आई बात? अब यहां पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बताइए कितना होगा, व्हाट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन? ठीक है, तो अब देखिए, अगर हम बात करें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की, तो F इजिकल टू किसके इक्वल था, अभी हमने बताया F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था रिएक्शन के। ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी की जगह हमने कांस्टेंट लिया था म्यू, म्यू इज नोन एज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। यहां पर आपका स्टैटिक फ्रिक्शन, यहां देखिए, यहां ब्लॉक का पूरा वेट mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसी का नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड हो जाएगा। ठीक है, ये अप्लाइड फोर्स हो गया, फ्रिक्शन का आपका कहां लगेगा, पीछे की साइड में। ठीक है, तो हम फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू निकालते हैं। F इजिकल टू अभी हमने पढ़ा है म्यू आर, आर किसके इक्वल हो जाएगा, mg के। निकालना वैल्यू कितनी आ रही है, म्यू कितना है हमारे पास 0.2, मास कितना है इसका 3 kg, g की वैल्यू को अगर हम 10 लेके चलें, ठीक है, तो कितना हो गया भाई आपके पास 6 न्यूटन। कितना हुआ 6 न्यूटन। ठीक है, मतलब आपका फ्रिक्शनल फोर्स कितना हुआ 6 न्यूटन। तो अब आपकी बॉडी मूव करेगी या नहीं करेगी, मूव करेगी। ठीक है, क्योंकि आपका जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो 6 न्यूटन है। ठीक है, लेकिन अगर मान लो आपका अप्लाइड फोर्स यहां पर हो जाए 4 न्यूटन, आपका अप्लाइड फोर्स है यहां पर 4 न्यूटन, अब बताइए फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू क्या होगी। अब ऐसा तो है नहीं कि जी फ्रिक्शनल फोर्स यहां पर 6 न्यूटन, तो इसका मतलब बॉडी आपकी अपने आप पीछे जाएगी, पीछे थोड़ी जा सकती, पीछे नहीं जाएगी। ठीक है, इसीलिए तो मैंने बोला था स्टैटिक फ्रिक्शन इज द सेल्फ एडजस्टिंग। ठीक है, तो अब यहां पर स्टैटिक फ्रिक्शन फ्रिक्शनल फोर्स है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां पर
यहां पर इस फ्रिक्शनल फोर्स की जो वैल्यू होगी वो 6 न्यूटन न होने के बजाय कितनी होगी, 4 न्यूटन होगी। ठीक है, कि अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। जैसे हमने अप्लाइड फोर्स, यहां पर देखिए हमने फोर्स इसके ऊपर आप अप्लाई किया, ये मोशन हुआ ही नहीं। ठीक है, क्योंकि आपका जो फोर्स यहां पर अप्लाई कर रहे हो उससे ज्यादा तो आपका फ्रिक्शनल लग रहा है। फ्रिक्शन यहां पर 6 न्यूटन है, यहां पर 4 न्यूटन मैंने अप्लाई किया, मूव नहीं किया, तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन है। अब यहां पर फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, 4 न्यूटन। अब मैंने 4 की जगह यहां पर आपको 5 न्यूटन अप्लाई किया। जब 5 न्यूटन अप्लाई किया तो भी इसका मोशन तो नहीं हुआ। ठीक है, तो अब यहां पर फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा, अब यहां पर फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 न्यूटन। ठीक है, समझ में आई बात, क्लियर है। तो इस प्रकार से आपको पता हो जाएगा यहां पर कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है, जो आपका स्टैटिक है, वो सेल्फ एडजस्टिंग है। ठीक है, वो अपने आप एडजस्ट होता है। समझ में आई बात, क्लियर है। तो ये था आपके पास। अब इसी में एक छोटा सा और हम डिस्कस करते हैं, यहां पर आपका एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, और एक होता है इसी में एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है, देखिए एक बार, ये हमारे पास कोई भी ब्लॉक हो गया। ठीक है, एम मास का ब्लॉक है, इसका वेट नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इधर नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, इधर मैंने अप्लाइड फोर्स किया और ये हो गया इस साइड में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, एक्चुअली में व्हाट इज द एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता है फ्रिक्शनल फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन के बीच में जो है ये आपका क्या है, रिजल्टेंट। और इसका जो रिजल्टेंट है, ये जो नॉर्मल रिएक्शन के साथ जो एंगल बनाता है, इसी एंगल को हम बोलेंगे यहां पर एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, इसी को कंप्लीट करके मैं एक पैरेललोग्राम बनाता हूं। ठीक है, ये हो गया हमारा ओ ए बी एंड सी। ठीक है, ये पैरेललोग्राम बन चुका है आपके पास। इसी पैरेललोग्राम के अंदर से ही मैं यहां पर ये ट्राइंगल ले लेते हैं, ट्राइंगल ओ ए बी। ट्राइंगल ओ ए बी के अंदर आपके पास tan थीटा निकालिए। tan थीटा कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर क्या है, ए बी अपॉन में बेस, बेस क्या आ जाएगा, ए ओ। ठीक है, ए बी हमारा किसके इक्वल है, ओसी के इक्वल है, तो ए बी की जगह हम ये भी रख सकते हैं ओसी अपॉन ओ ए या ए ओ ए की बात है। ठीक है, अब ओसी हमारे पास किसके इक्वल है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के, और ओ ए किसके इक्वल है, नॉर्मल रिएक्शन के। ठीक है, तो tan थीटा हमारे पास किसके इक्वल आ गया, F अपॉन आर, और F अपॉन आर किसके इक्वल हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया एंगल ऑफ फ्रिक्शन। क्लियर हो, किसके साथ है, जो नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शनल फोर्स के बीच में जो है आपके पास रिजल्टेंट, ये रिजल्टेंट जो नॉर्मल रिएक्शन के साथ एंगल बनाता है थीटा, ये थीटा ही आपका क्या है यहां पर एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, अब इसी में एक छोटी सी बात हम करते हैं डिस्कस, एंगल ऑफ स्लाइडिंग या रिपोज के नाम से। ये तो हॉरिजॉन्टल में था ना, अभी हम बात करते हैं स्लाइडिंग की, एंगल ऑफ स्लाइडिंग। स्लाइडिंग है, दूसरा नाम है इसका एंगल ऑफ रिपोज। अब इसमें क्या होता है, इंक्लाइन प्लेन ले लेते हैं, ये इंक्लाइन प्लेन हो गया। ठीक है, ये एंगल थीटा हो गया। ये वो एंगल थीटा है जिसके ऊपर यहां पर मान लो आपने जो ब्लॉक रखा, ये ब्लॉक जस्ट स्लाइड। ठीक है, उस एंगल के ऊपर आपने जैसे देखा कि ये हमारे पास है, ये इंक्लाइन प्लेन हो गया। ठीक है, आपने यहां पर ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल था, ये ऐसे है, आपने जैसे एंगल बढ़ाया, ये स्लाइड कर गया, तो ये एंगल ऑफ स्लाइडिंग हो गया। ठीक है, जब एंगल ऑफ स्लाइडिंग होता है या रिपोज का है, तो उस केस में आपका ब्लॉक का वेट यहां पर mg, इसको कंपोनेंट में ब्रेक करना पड़ेगा। ये इधर इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा, ये एंगल ऑफ स्लाइडिंग हो गया थीटा, तो ये इधर हो जाएगा mg cos और इधर हो जाएगा आपका mg sin। ठीक है, और ये आपका नॉर्मल रिएक्शन r। क्लियर। अब देखिए स्लाइडिंग नीचे की साइड में आने लग रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स इसके मोशन का अपोज करेगा, फ्रिक्शन फोर्स ऊपर की साइड में हो गया। ठीक है, आई बात समझ में, कर दीजिए इसको बैलेंस। तो यहां से r किसके इक्वल हो गया, mg cos थीटा के। ठीक है, और फ्रिक्शनल फोर्स किसके इक्वल हो गया, mg sin थीटा के इक्वल। ठीक है, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, क्या मिलेगा, f अपॉन में r इक्वल टू mg से mg कैंसिल आउट, sin थीटा अपॉन में cos थीटा, और ये क्या बन जाएगा हमारे पास
tan थीटा। ठीक है, समझ में आई बात। तो ये था आपका एंगल ऑफ स्लाइडिंग। तो एंगल ऑफ स्लाइडिंग और एंगल ऑफ रिपोज ये था आपके पास। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक्स। नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करें।